वेलकम बैक नाजरीन। कसूरी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और उनसे चंद अहम सवालात करते हैं ताकि अवाम के लिए एक रहनुमाई का जरिया बने। कसूरी साहब, एक तो मुझे ये यहाँ पे मेरी रहनुमाई फरमाइएगा कि अवाम पिस रहे हैं और पेट्रोल बम जो है वो फिर फट गया है, क्या कहते हैं? देखिए जी, बात बड़ी सिंपल है। या तो मुल्क की मईशत सही चल रही हो तो फिर खजाने में इतना पैसा हो कि आपको अगर सब्सिडी भी देनी पड़े तो आप दे सकें। मईशत का तो ये भट्टा बैठ गया है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूरों की मजदूरियां खत्म हो रही हैं, कारखानों के अलावा जो सर्विस सेक्टर था, जो जॉब्स प्रोवाइड करता था, उसका भी बुरा हाल है। अब इन हालात में गवर्नमेंट का खजाना भी खाली है। अब ये जो इन्होंने 3 साल किया है, अब क्या उसका जो नतीजा आपके सामने आ रहा है। अब ये किस तरह होगा? एक तो तरीका यह है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए और गवर्नेंस बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि अब 300-400 अरब का नुकसान देखें ना, अगर हुकूमत सही कर रही होती तो ये जो इनके पब्लिकली ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जैसे कि PIA है, रेलवेज है, इस किस्म के जो इदारे हैं, इनका 300 अरब से ज्यादा सालाना लॉस है। बिल्कुल है। अगर ये आते ही फैसला कर लेते कि इसको खत्म करना है तो आज इस पोजीशन में होते हैं कि आवाम का ये कुछ उनको इमदाद दे सकते थे सब्सिडी के फॉर्म में, किसी में। इन्होंने तो खजाना खाली कर दिया और बिल्कुल अल्ले तलल्ले जानने वाले लोगों को, यारों दोस्तों को नवाजा गया है। वो और बढ़ गया है। बिजली हमारे दौर में ठीक है थोड़ी बहुत होती थी, भी 17,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 17,000 के करीब हमारी डिमांड है और तकरीबन 20,000 के। इनको क्या तकलीफ है? इन्होंने क्यों 3 साल जाया किए? ये चाहते हैं कि वो जो पुराने हो गए थे बिजली घर, उनको मॉडर्नाइजेशन के लिए कर्जे देते, बजाय ये कि रेंटल पावर में चले गए हैं। वक्त इतना जाया कर दिया है। कोई उन्होंने मेजर डैम नहीं बनाया जो हमने अपने दौर में, प्लानिंग नहीं है कोई। हमने जो अपने दौर में भाषा सैंक्शन किया है वो भी स्लोली चला रहे हैं। हम कर गए थे सारा, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इन्होंने किया होता तो आज फिर पोजीशन में होते कि जो बिजली बम फट, ये जो गैस का बम फट गया है क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, मिस्र और ये हर जगह के जो वाकयात हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर मंडी में 112 115 के करीब 108 इस लेवल पे तेल चला गया। तो अब उसको किसी को तो पैसे देने पड़ेंगे, या आवाम दे या हुकूमत दे। हुकूमत देती है सब्सिडी के जरिए, हुकूमत अपना खाली हुई है, बिल्कुल फाक हुकूमत है, लेकिन पैसे लेके अपना काम चला रही है। तो ये हालात जो है, अगर शायद आवाम को भी इससे सबक आए कि अगले इलेक्शन में कैसे लोगों को इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन जमहूरियत का ये मतलब नहीं कि आप एक दफा इलेक्शन बस हो गया फिर आप घर बैठ जाए और जो चाहे आप करते रहे। नॉट एट ऑल, आपको डिलीवर भी करना पड़ता है। इनकी डिलीवरी जीरो रही है। अच्छा कसूरी साहब, ये जो अमेरिका से इमदाद लेने का जो हमारे रिवाज है, पुराना रिवाज है, क्या इसको अब तब्दील करके तिजारत, अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात नहीं कुछ बढ़ाने चाहिए? जी, पहली बात तो ये तिजारत और भीख मांगना तो दूसरी बात है। पहली बात तो आपको सवाल मुझे ही करना चाहिए कि अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़े होते? बस यही वजह है जी। हाँ, इसलिए नहीं खड़े होते, हम टैक्स नहीं देना चाहते। जरा टैक्स लगे आवाम भी शोर मचाती है, और जो लोग दे सकते हैं, अमीर लोग, वो डायरेक्ट इनकम टैक्स कोई नहीं देते। गरीब जो है उन बेचारों पे तो लगता है ये इनडायरेक्ट टैक्सेस, और जो अमीर जिनके पास सरप्लस है उनको गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स नहीं लगाती। मतलब ये जो मुझे समझ आती है, एग्रीकल्चर टैक्स बड़े मासूमियत से कह देते हैं वो तो जी गरीब की काश्तकार को तो नहीं लगाना। काश्तकार को लगाने को कौन कह रहा है? खुद लगना नहीं चाहिए टैक्स। जी जी, टैक्स उस बंदे को लगना चाहिए अगर कोई बंदा 10 करोड़ के आम बेच रहा है साल के, एक्सपोर्ट करे, उसको पूरा टैक्स लगे। ये नहीं मुझे समझ आई। गरीब काश्तकार के नाम पे अरबों रुपए की आप तिजारत कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, क्यों नहीं टैक्स देते? अगर टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है तो आप चाहे आम उगाए, चाहे आप वकील हो, चाहे आप आर्किटेक्ट हो, चाहे सहाफी हो, एक हर बंदे को पता है कि टैक्सेबल इनकम क्या है। जब तक जबरदस्ती लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा, जिस बंदे की टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है, लोगों से पूछते जी भी आपका मोटर है, आपने टैक्स क्यों नहीं दिया? आप वलायत सैर करने के लिए टैक्स क्यों नहीं दिया? अगर आपको इतने पैसे हैं वलायत जा सकते हैं, ये बड़ा आसान है, ढूंढ ले। मोटर है, घर है भाई तुम्हारा 500 गज से ज्यादा का,
टैक्स दिया है, अगर दिया है तो पता लग जाएगा, नहीं दिया तो दो। यही सरकार से और हुकूमत से डिमांड जरूर करनी है, ये भी दो तो वो भी दो, लेकिन टैक्स नहीं देना। तो अगर आपने टैक्स नहीं देना तो फिर क्या है, आप भीख मांगेंगे, जो आप मांग रहे हैं कई सालों से। टैक्स का निजाम जो है वो जब तक आपको जो गैरतमंद लोग हैं, इसीलिए हमारी उर्दू में भी ये कहावत है, उतने पांव फैलाओ जितनी चादर है। बिल्कुल चादर इतनी है, 10 रुपए इनकम है, 20 खर्च में, और भाई या तो खर्चा कम कर दो, और अगर 20 रुपए खर्च में है तो फिर 10 रुपए टैक्स लगा के पूरे करो। टैक्स के बगैर तुम फिर अमेरिका के नहीं तो भिखारी बन जाओ, जो हम बने हुए। तो इसलिए ये आवाम को भी सोचना पड़ेगा, सिर्फ जज्बाती नारों से बात नहीं होगी। डिबेट में आप टीवी वालों को कहूंगा, कोई आपको सैर हासिल डिबेट करनी चाहिए। लोग कहते हैं गैरतमंदी होना चाहिए फलां, कोई अगला सवाल क्यों नहीं पूछते? सही, आपने टैक्स कितना दिया है? जो बंदा आपको लेक्चर दे रहा है, बताओ भाई तुम्हारा टैक्स क्या था, तुमने दिया है? कोई इनकम टैक्स दिया है? कोई इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं बात कर रहा। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेल्स टैक्स ये हो तो आप आवाम से कलेक्ट करना होता है और आगे गवर्नमेंट को खजाने में देना है। पूछे कि आपने इनकम टैक्स क्या दिया है? कसूरी साहब, आप ही के कहने पे आप ही से सवाल करता हूं हमने बढ़ा दिया कि आप बताएं कि आप टैक्सेस। इनकम टैक्स ही 29 करोड़ जिसका दिया था बीकन हाउस का, फिर हमने जाती टैक्स भी दिया। इनडायरेक्ट टैक्स किसकी नहीं बात कर रहा। इनकम टैक्स का मतलब आपकी जेब से पैसे निकले। बिल्कुल सही बात है, ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हों। तो अगर आप टैक्स ही नहीं दे रहे, भाषण देने को तैयार है, हर बंदा तैयार है जी, ना कोई वकील से पूछता है, ना आर्किटेक्ट से पूछता है, ना डॉक्टर से पूछता है, जो लोग आके लेक्चर करते हैं, दो ना टैक्स। सही बात है। और मैं कहता हूं जबरदस्ती निजाम, अगर मैं बिल्कुल उसके हक में हूं कि अमेरिका से आजाद होना चाहिए, आईएनएफ से बाहर निकलना चाहिए, लेकिन उसके लिए मनसूबाबंदी की जरूरत है। सिर्फ नारों से नहीं होगा। नारे, यही वजह है कि अमेरिका से आपकी जान नहीं छूट रही, कि हर दफा जो प्रॉब्लम आता है नारे मार देते हैं, लोग तालियां बजा देते हैं, बड़ा अच्छा जी, सड़कों पे आ जाते हैं, हाँ जी बड़ा अच्छा जी, आपने बड़ी अच्छी तकरीर कर दी। और भी पूछो टैक्स आपने कलेक्ट कितना किया, आपको पता कितना? 9% ऑफ जीडीपी। कई मुल्कों में 20 है, भारत में 15-16% है। तो पाकिस्तान में 9%। देखें जी, मतलब जीडीपी का जो आपकी टोटल वेल्थ है उसका सिर्फ 9% आपका टैक्स जा रहा है। अगर आपकी बातें हमारे लीडर ही सुन लें जी, अगर यही टैक्सेस देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं वकील टैक्सेस को, सच्ची बात यह है कि सबको ही देने पड़ेंगे। लीडरों को तो इसलिए देना चाहिए ना कि जैसे आपने मुझसे सवाल पूछ लिया, दूसरे को पूछ ले, तो वो तो उनको देना चाहिए, लेकिन मेरा कहना टैक्स तो सबको ही देना पड़ेगा। हर बंदे को पता है कि इस मुल्क में इस इनकम से ज्यादा पे टैक्स है, चाहे उसकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, उसको टैक्स देना पड़ेगा। और जब तक आप ये निजाम राइज नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको भीख मांगना पड़ेगा। ये आपको को समझ जाना चाहिए। कसूरी साहब, आजकल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो सिलसिला जारी है पंजाब में खुसूसन, क्या देखते हैं उसके बारे में? अफसोसनाक है। मैं तो ये कहूंगा कि 3 साल के बाद चार्टर और डेमोक्रेसी भी गायब हो गया जी। तो मैं तो यही कहूंगा, और क्या कह सकता हूं। नहीं तो ये जो यूनिफिकेशन ब्लॉक निकल आया है अब मुस्लिम लीग कायदे आज़म में से, तो ब्लॉक के बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए जी, बात यह है कि उनमें से कुछ लोग हमारे साथी भी रहे हैं, लेकिन मसला ये हमसे उन्होंने पूछा नहीं है। नो, अच्छा, आपसे बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई बात नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया? उनका अपना फैसला है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। हमारी पार्टी जब उनको स्टैंड अब लेंगे, अभी तो हुकूमतें बन रही है ना, तो हमारी पार्टी का स्टैंड वाज़ेह होगा और क्लियर होगा। अच्छा, आप इस वक्त न्यूट्रल हैं? नहीं, न्यूट्रल का मसला नहीं। आपने कुछ सवाल पूछा है, उस पर न्यूट्रल नहीं हूं मैं। अपनी राय आप नहीं, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं समझता हूं कि जो ये मामला है ना, इतना सिंपल नहीं है। मैंने इसका जवाब सोच समझ के दिया था जी, कि ये कदम अगर उठाएंगे हमारे दोस्त, कुछ उसमें से हमारे दोस्त भी हैं, तो हम ये फिर उनको एडवाइस अकॉर्डिंगली करेंगे। आपके ही दोस्तों का ख्याल है कि हम मुस्लिम लीग के इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रिक हैं, और आपने भी पिछले दिनों जो आप स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो आपने बेड़ा उठाया है मुस्लिम लीगों को इकट्ठा करने का, तो मेरा उसी तरफ इशारा है। हाँ, उसका ये तरीका नहीं है। फिर मुस्लिम लीग को इकट्ठा नहीं किया जा रहा, मुस्लिम लीगों को कुछ हिस्से तोड़े जा रहे हैं। उनके इकट्ठा करना और होता है, निफाक पैदा किया जा रहा है। इकट्ठे लोग दिल से होते हैं, इसलिए अगर दिल से इकट्ठे हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं आपका माल उठा के अपने घर में रख लूं, कहें कोई बात नहीं, हम एक ही तरह। अच्छा, क्या आप कोई इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कोई मुस्लिम लीगी धड़ों को इकट्ठा करने की? देखिए, हमने कोशिश कर
की है और मजीद करेंगे। जब 5 हिस्सों में हो गई थी मुस्लिम लीग, 4 को हमने इकट्ठा कर लिया। हम ही एफर्ट कर रहे हैं ना जी। तीसरा पकड़ा को, इजाजुल हक साहब की पार्टी जो ज़िया लीग बनी, फिर शेख रशीद की, फिर हमारा जो था चौधरी शुजात हुसैन की जो पार्टी है, उनके बंदे हमसे मिलते रहते हैं, जिसके वो हेड हैं पार्टी के, उनसे हमारी बातचीत जारी रहती है। और अब देखेंगे उसका क्या नतीजा है, क्योंकि हम ये समझते हैं मुस्लिम लीग, जहां तक बाकी मुस्लिम लीगों का है, मीर जफरुल्लाह खान जमाली जो मुत्तहिदा मुस्लिम लीग के कन्वीनर थे, वो मियां नवाज साहब के पास होके आए हैं। रुकावट कौन है? नहीं, वो मियां नवाज शरीफ अगर मान जाते तो कुछ प्रोग्रेस होती ना। जमाली साहब ने तो हमें नहीं बताया कि कोई प्रोग्रेस है। अच्छा, उन्होंने प्रोग्रेस नहीं है ना, तो तभी नहीं ना बताया। अच्छा, अब पाक इंडिया मुज़ाकरात जो अभी शुरू हुआ है सिलसिला, क्या ये हाथ जो मिला रहे हैं, ये हाथ मिलाने वाला हाथ है या हाथ दिखाने वाला हाथ है? नहीं, मसला ये जी कि दुनिया में कोई तरीका नहीं है। 2 तरीके होते हैं जब मामला झगड़े में पड़ जाए, जंगें होती हैं या बातचीत होती है। जंगें तो कर लिया, 5 जंगें की हैं, 3 बड़ी जंगें की हैं, 2 छोटी की हैं, एक रन ऑफ कच्छ की, एक कारगिल की। 5 जंगें भी की हैं, आधा मुल्क भी कमाया। वो जो 71 की जंग थी वो बांग्लादेश की तो थी, लेकिन भारत को बंगालियों की आज़ादी का आशिक तो नहीं था ना जी। वो भारत को उनको आज़ाद कराने तो नहीं गया था, भारत दुश्मनी में गया था ना। कश्मीर के ऊपर हमारी जंगें जो हुई हैं तो वो इसलिए मुखालिफाना जज्बे से गया था ना कि उसको मौका मिल गया था। तो अब आपने जंगें आजमा ली, अब बातचीत के जरिए मुनासिब है और ऐसा हल होना चाहिए जो कश्मीरियों के लिए सबसे पहले काबिल कबूल हो, फिर पाकिस्तानियों हिंदुस्तानियों के लिए। क्योंकि जंग अगर आप करके जबरदस्ती ले लेते या इंडिया जबरदस्ती छीन लेता हमसे। अच्छा, कसूरी साहब एक अर्ज करता चलूं, बात सुनना, आजाद कश्मीर छीन लेता, अब इस पाकिस्तान गायब हो गया, आपके हिस्सा नहीं है ना। अगर छीन लेता, वो नहीं छीन सका, अभी तक उसने बड़ी कोशिश की है, हम उनका हिस्सा नहीं आजाद करा सके। अब देखें नहीं, ये भी तो हमारा कसूर है ना, वो नफरत की वजह से इलादा हुआ ना। तो अब कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये वही अमल नहीं दोहराया जा रहा? नहीं, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। मेरा कहना सिंपली ये था, पहली तो वो बात होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में आपने बातचीत की जिक्र, कोई दुनिया के 2 ममालिक ऐसे नहीं है जिनमें अगर तनाज़ा हो तो बातचीत ना हो। बातचीत तो करनी पड़ेगी। सवाल ये, बातचीत में नतीजा तब निकलता है, ठीक है, अगर हुकूमत मजबूत हो। अगर एक हुकूमत कमजोर है अंदरूनी तौर पे, तो गैर मुल्कियों को भी पता होता है इनसे डील करने का कोई फायदा नहीं। दुरुस्त। अच्छा, इंडिया हमारे दरियाओं पे डैम बनाता जा रहा है, तो अगर ये बातचीत करनी है तो फिर इस पे भी होनी चाहिए। क्या आपके दौर में हुई? जी हाँ, मसलन बगलियार डैम पे हुई थी ना जी, वो बना रहे थे, हमने कहा आपका नक्शा गलत है, आपको जो इजाजत है, आपको रेजर्वायर बनाने की इजाजत नहीं, आपको सिर्फ इंडस बेसिन ट्रीटी में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की इजाजत है, और आप वही बनाए। फिर हमारा इख्तलाफ हुआ, उन्होंने कहा नहीं हमारा डिजाइन ठीक है, हम रिजर्वायर नहीं बना रहे, हमने कहा आप बना रहे हैं। फिर हमें वर्ल्ड बैंक में गए, न्यूट्रल एक्सपर्ट आया, उसने हिंदुस्तान का डैम का डिजाइन तब्दील करवाया। जी हाँ, बातचीत हुई थी और न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जिनीवा गए थे। कसूरी साहब, ब्रेक का टाइम हुआ जाता है। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।